वालेकुम क्लास 8। आज हम चैप्टर नंबर 3 द एडवेंचर ऑफ डाइंग डिटेक्टिव का इंग्लिश बी का काम मुकम्मल करेंगे। ओपन योर पेज नंबर 26। आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे उसका नाम है द अपोस्ट्रॉफी। नाउ क्लास, व्हाट इज़ अपोस्ट्रॉफी? अपोस्ट्रॉफी क्या है? अपोस्ट्रॉफी एक पंचुएशन मार्क है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम कॉमा इस्तेमाल करते हैं अपोस्ट्रॉफी को इस्तेमाल किया जाता है। अपोस्ट्रॉफी का सिंबल बिल्कुल कॉमे की तरह का होता है, लेकिन फ़र्क बस इतना होता है कि अपोस्ट्रॉफी में हम जो कोमा होता है वो लाइन के ऊपर डालते हैं, लेटर्स के ऊपर डाला जाता है, जबकि कोमा हम बिल्कुल लाइन के साथ डाला करते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स को समझ लेते हैं। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, सबसे पहले हमने क्या करना है, स्टेट द फंक्शन ऑफ अपोस्ट्रॉफी। हमने बताना है कि अपोस्ट्रॉफी यहाँ किस मकसद के लिए इस्तेमाल हुई है। एंड राइट द सेंटेंसेस विदाउट यूजिंग एन अपोस्ट्रॉफी, और दोबारा से इन सेंटेंसेस को अपोस्ट्रॉफी के बगैर लिख के दिखाना है। एग्जाम्पल दी गई है, इसको समझ लेते हैं। व्हाट इज़ दिस? ये क्या है? ही आस्क्ड, उसने पूछा। अब इसमें द अपोस्ट्रॉफी स्टैंड्स इन प्लेस ऑफ द लेटर आई। यहाँ पर अपोस्ट्रॉफी को हमने लेटर आई की जगह इस्तेमाल किया है, और अगर हम इसे अपोस्ट्रॉफी के बगैर लिखते तो ये बनता व्हाट इज़ दिस ही आस्क्ड, यानी हमने यहाँ पर इसको पूरा मुकम्मल तौर पर लिख दिया। अब हम आ जाते हैं पार्ट 8 पर। हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, जिसे यहाँ लिखा हुआ है आई डोंट नो वेदर यू वर देयर लास्ट वीक। अब यहाँ पर अपोस्ट्रॉफी को हमने कैसे इस्तेमाल किया है? वर्ड डोंट में। अगर हम अपोस्ट्रॉफी यहाँ से हटा देते तो यहाँ पर डू नॉट आता। तो हम फर्स्ट लाइन में लिखेंगे द अपोस्ट्रॉफी स्टैंड्स इन प्लेस ऑफ लेटर ओ, और दोबारा से नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे आई डू नॉट नो वेदर यू वर देयर लास्ट वीक। कमिंग टू द बी पार्ट। नाउ बी पार्ट पर हमारे पास है नो आई कैन नॉट या आई कांट से आई वॉज, ही रिप्लाई। यहाँ पर अपोस्ट्रॉफी हमने कहाँ इस्तेमाल किया? कांट के लफ्ज़ में। तो अपोस्ट्रॉफी स्टैंड इन प्लेस ऑफ लेटर ओ, यहाँ पर ओ की जगह हमने अपोस्ट्रॉफी को इस्तेमाल किया है, और अगर हम इसे अपोस्ट्रॉफी के बगैर लिखते तो लिखा जाता नो आई कैन नॉट से आई वॉज, ही रिप्लाइड। पार्ट नंबर सी पे आ जाते हैं। ही वॉज एट हिज विट्स एंड। अब यहाँ पर हमने अपोस्ट्रॉफी के साथ एस लगाया। बच्चों, जहाँ पर अपोस्ट्रॉफी के साथ एस लगाया जाता है वहाँ हम किस चीज़ पर अपनी मलकियत जाहिर करते हैं, यानी पोसेशन शो किया जाता है। एग्जाम्पल देने के लिए बता रही हूँ, जैसे अहमद पेंसिल। अगर अहमद कोमा अपोस्ट्रॉफी एस लगाकर हम पेंसिल लिखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ये अहमद की पेंसिल है, यानी पोसेशन, मलकियत शो की जा रही है। तो यहाँ पर अपोस्ट्रॉफी हमने किस लिए इस्तेमाल किया? द अपोस्ट्रॉफी शोज़ पोजेशन। अपोस्ट्रॉफी यहाँ पर पोजेशन को शो करता है, और अगर हम इसे अपोस्ट्रॉफी के बगैर लिखते तो ऐसे लिखा जाता ही वॉज एट द एंड ऑफ हिज विट। नाउ कमिंग टू द डी पार्ट। टुडे अबाउट 3 o'clock द पपीज़ अराइव्ड। अब यहाँ पर हमने ओ क्लॉक में अपोस्ट्रॉफी कोमा का इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो यहाँ पर ओ क्लॉक, यानी ये अगर अपोस्ट्रॉफी को हटा दिया जाए तो इसका मतलब ये बनता है ऑफ द क्लॉक, ठीक है। लेकिन हम पॉइंट नंबर 1 पर लिखेंगे द अपोस्ट्रॉफी इज़ इन द प्लेस ऑफ द वर्ड ऑफ द, और अगर हम इसे ऑफ द के बगैर लिखें तो कैसे लिखेंगे? द पपीज़ अराइव्ड एट 3 PM। पार्ट नंबर ई पर आ जाते हैं। दे एंटर्ड हिज फ्रेंड रूम, ठीक है। यहाँ पर कैसे होता है? द अपोस्ट्रॉफी शोज़ पोजेशन। यहाँ पर अपोस्ट्रॉफी सिर्फ पोजेशन शो कर रहा है। अगेन पोजेशन मतलब मलकियत। फ्रेंड्स रूम यानी फ्रेंड का रूम। तो यहाँ पर जब अपोस्ट्रॉफी के बगैर लिखेंगे तो इसे कैसे लिखेंगे? दे एंटर्ड द रूम ऑफ हिज फ्रेंड। Coming to the part number F, it was in the year apostrophe 95 that this event took place. बच्चों, हमेशा बात याद रखें, जब हम किसी सन के साथ यानी सन से पहले तो डिजिट स्किप कर हम लोग अपोस्ट्रॉफी लगाते हैं तो इसका मतलब होता है कि वहाँ पर 19वीं सेंचुरी का जिक्र हो रहा है। तो यहाँ पर अपोस्ट्रॉफी किससे शो कर रहा है? द अपोस्ट्रॉफी स्टैंड्स इन प्लेस ऑफ 19th सेंचुरी। और अगर इसे अपोस्ट्रॉफी के बगैर लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे? दिस इवेंट टुक प्लेस इन द ईयर 1995। अब आ जाते हैं जी पार्ट पर। नो सर आई विल नॉट बिलीव इट। यहाँ पर हमने आई विल की जगह अपोस्ट्रॉफी को इस्तेमाल किया, यानी WI की जगह हमने अपोस्ट्रॉफी को इस्तेमाल किया है। क्लास में यहाँ पर आई शैल भी आ सकता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे SHA की जगह भी हम अपोस्ट्रॉफी को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो द अपोस्ट्रॉफी स्टैंड्स इन प्लेस ऑफ WI और SHA। और अगर इसमें इसके बगैर लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे? नो सर आई विल नॉट बिलीव इट, दैट इज़ मिस्टर पीटर्स पेंसिल। The apostrophe shows possession. The pencil belongs to Mr. Peter. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 28 पे करेंगे, which is by adding another sentence explain the meaning of the following. The words are italicized stressed in speech. ठीक है, हमें कुछ वर्ड्स ऐड करने हैं उसके अंदर, और जो italicized वर्ड्स हैं उनके हिसाब से हमने मज़ीद वर्ड्स ऐड कर एक नया क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को करवाने का मकसद ये है
कि हम एक सवाल को कई तरह से लिख सकते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल्स में लिख कर दिया गया है, What would he have wanted there? तो इस सवाल को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, There is nothing there, so I don't know what he looked in that place. जैसे कि सवाल नंबर 1 का मतलब ये हुआ कि What would he have wanted there? वो वहाँ से क्या चाहता था। There is nothing there, वहाँ कुछ नहीं था, so I don't know, तो मैं नहीं जानता, why he looked in that place, तो मैं नहीं जानता कि वो वहाँ उस जगह पर क्या देख रहा था। एग्जाम्पल नंबर 2 पे आ जाते हैं, What could he have wanted there? वो वहाँ क्या चाहता था। What could he in particular have wanted there? वो वहाँ मखसूस जगह पर क्या चाहता था। आगे आ जाते हैं पार्ट नंबर ए पर, And they are all in this for expedition। ठीक है, यानी यहाँ पर वर्ड दे को इटैलिसाइज किया गया है, तो यहाँ पर हम मज़ीद वर्ड्स ऐड करके इस सवाल को इस तरह से भी लिख सकते हैं, All those people are taking part in the expedition। पार्ट नंबर बी है, And they are all in this for expedition। All of the people will take part in the expedition। पार्ट नंबर सी है, And they are all in for this expedition। They will all take part in this expedition and no other। पार्ट नंबर डी है, I understand you to say that there were three men who come to see you। There were only 3 men who come to see you, not more। यानी यहाँ पर वर्ड 3 men को इटैलिसाइज किया गया था, तो हमने यहाँ पर ये लिख दिया कि हमारे सिर्फ 3 आदमी थे जो तुम्हें देखने आए और इसके अलावा मज़ीद नहीं थे। पार्ट नंबर ई, आई अंडरस्टैंड यू टू से दैट देयर वर 3 men who come to see you। यहाँ पर 3 men यानी 3 को वर्ड इटैलिसाइज किया गया है, तो यहाँ पर हम इसकी जगह लिख सकते हैं, देयर 3 men come to see you, वर देयर नो वुमेन, क्या वहाँ कोई औरत नहीं थी। You stayed here when your teacher left. You stayed here when your teacher left in this particular place। बच्चों, अब हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है कन्फ्यूजिंग वर्ड्स। ये पेज नंबर 28 के लास्ट पर ये टॉपिक आपको दिया गया है। कन्फ्यूजिंग वर्ड्स क्या होते हैं? कन्फ्यूजिंग वर्ड्स ऐसे वर्ड्स को कहते हैं जिनके मायने एक जैसे होते हैं या जिनके स्पेलिंग्स तकरीबन एक जैसे होते हैं और जिनकी साउंड हम एक जैसी प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास पार्ट ए में 2 वर्ड्स दिए गए हैं, एक है चाइल्डिश और दूसरा है चाइल्ड लाइक। बच्चों, चाइल्डिश का मतलब होता है बचकाना और चाइल्ड लाइक का मतलब होता है बच्चों जैसा। तो आप देख सकते हैं कि तकरीबन इन दोनों अल्फाज के एक ही मायने हैं, लेकिन जब हम सेंटेंसेस बनाएंगे तो हम ऐसे सेंटेंसेस बनाएंगे कि हम इन दोनों को अलग अलग एक्सप्लेन कर सकें। जैसे कि चाइल्डिश यानी बच्चों जैसा, बचकाना, इट वॉज चाइल्डिश थिंग फॉर हर टू डू। ठीक है, ये एक बिल्कुल बचकाना हरकत थी जो उसने की। और चाइल्ड लाइक, शी हैज़ चाइल्ड लाइक इनोसेंट स्माइल, उसकी स्माइल बिल्कुल बच्चों जैसी है। नेक्स्ट हमारे पास 2 वर्ड्स जो आ रहे हैं वो है इफ़ेक्ट और अफेक्ट। इफ़ेक्ट का मतलब होता है असर और अफेक्ट का मतलब होता है असरअंदाज होना। इसका सेंटेंस है हमारे पास, इट डिड नॉट हैव एनी अफेक्ट ऑन हिम, इसका इस पर कोई असर नहीं हुआ। और अफेक्ट, द अफेक्ट ऑफ पनिशमेंट वॉज पॉजिटिव, यानी कि पनिशमेंट का जो अफेक्ट था वो मस्बत था। एक्सेप्ट और एक्सेप्ट, ऑल वर प्रेजेंट इन पार्टी एक्सेप्ट हिम। एक्सेप्ट का मतलब यानी EXCEPT का मतलब ये होता है अलावा, यानी सब पार्टी में मौजूद थे मगर उसके अलावा। एक्सेप्ट का मतलब यानी जो ए से स्टार्ट हो रहा है इसका मतलब होता है कबूल करना। यू शुड एक्सेप्ट हिज अपॉलॉजी, तुम्हें उसकी माफ़ी कबूल कर लेनी चाहिए थी। पार्ट नंबर डी पे 2 वर्ड्स जो दिए गए हैं वो हैं इमिनेंट और इमिनेंट। इमिनेंट जो वर्ड है उसका मतलब होता है करीब। द रिज़ल्ट डे ऑफ फाइनल एग्ज़ाम्स इज़ इमिनेंट, जो रिज़ल्ट डे है फाइनल एग्ज़ाम्स का वो करीब आ रहा है। और वर्ड इमिनेंट यानी जो ई से स्टार्ट हो रहा है इसका मतलब है दिस लेसन इज़ इमिनेंट फॉर एग्ज़ाम्स, ये जो लेसन है ये इम्पोर्टेंट है यानी अहम है एग्ज़ाम्स के लिए। बच्चों, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो हमें पेज नंबर 31 पे करना है उस पर आ जाइए। ये क्वेश्चन है, व्हाट सैल्यूटेशन और ग्रीटिंग वुड यू सी व्हेन राइटिंग टू द फॉलोइंग पीपल। सैल्यूटेशन और ग्रीटिंग बच्चों, ये जब हम किसी से मिलते हैं यानी सलाम करते हैं उसको हम ग्रीटिंग्स कहते हैं, लेकिन जब हम लिखते हैं किसी को, जैसे लेटर लिखते हैं, तो उसमें हम इन लोगों को कैसे मुखातिब करेंगे। अब एक एक करके उन्होंने मुख्तलिफ़ लोगों के नाम लिखे हुए हैं, उन्हें रिश्ता बताया हुआ है कि इन लोगों के साथ आपका ये ताल्लुक़ है, तो फिर आप लोग जो है उनके हिसाब से उन्हें ग्रीटिंग्स लिखेंगे। जैसे पार्ट ए पे है योर ब्रदर, आपका भाई आरिफ, तो आप कैसे लिखेंगे डियर ब्रदर। एन अंकल दानियल शाल हु इज़ द कैप्टन ऑफ द आर्मी, तो कैसे लिखेंगे डियर अंकल। योर फादर सिस्टर डॉक्टर शाइस्ता नईम, तो कैसे लिखेंगे डियर आंटी। द मैनेजर ऑफ लोकल सिनेमा, तो कैसे लिखेंगे डियर सर।
योर फैमिली इज़ डॉक्टर, डॉक्टर रहमान तो कैसे लिखेंगे? डियर डॉक्टर रहमान। योर प्रिंसिपल, डियर सर। योर क्लास टीचर, डियर टीचर। योर नेबर मिस्टर रियाज मजीद, डियर अंकल रियाज। योर मदर ऑफ योर फ्रेंड हुज सरनेम इज़ एहसन, डियर मिसेस एहसन। जो काम आप लोगों को बुक पर करवाया गया है इसे आपने इंग्लिश बी की बुक पर कर लाना है। नेक्स्ट वीक आपका ये काम चेक होगा और इसके साथ आप लोगों ने याद भी करना है। अल्लाह हाफ़िज़।